नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत में इस वक्त जो मुद्दे चर्चा में हैं, जिनका असर जो है वो सीधे सरकार और जनता पर पड़ता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा मुद्दा है शराबबंदी। एनसीएईआर की रिपोर्ट ने इसे खत्म कर रेवेन्यू बढ़ाने का सुझाव दिया है, लेकिन सरकार फिलहाल तैयार नहीं है। दूसरा जो हमारा विषय होगा, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वो हायर एजुकेशन का नया कानून, जिसको लेकर टीचर्स और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी और प्रोफेसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का है। और तीसरा मुद्दा जिस पर आज हम बात करेंगे वो है तिरंगा यात्रा, जहां जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी ने एनडीए की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए हैं। यानी जो तीन मुद्दे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। एनसीएईआर ने सुझाव दिया है कि तेज आर्थिक तरक्की के लिए शराबबंदी खत्म करके फिर से एक्साइज ड्यूटी जो है वो लागू की जा सकती है। और रिपोर्ट का ये भी दावा है कि शराबबंदी से सरकार की जो बड़ी रेवेन्यू खत्म हुई और तस्करी निगरानी का जो खर्च है वो बढ़ा है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सिर्फ पैसा जुटाने के लिए शराबबंदी हटाना सही नहीं होगा। वहीं जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो गुजरात मॉडल की मांग वो कर चुके हैं। हालांकि सरकार फिलहाल शराबबंदी हटाने के मूड में नहीं है। जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ये फैसला महिलाओं के वोट बैंक से भी जुड़ा माना जाता रहा है जब नीतीश कुमार का कार्यकाल था। तो बिहार में शराबबंदी खत्म करने का क्या वक्त आ गया है? जिस तरह से रिपोर्ट का ये दावा है कि जिस तरह से एनसीईआर ने शराबबंदी खत्म की सिफारिश की है, वो आखिर क्यों की है? और शराबबंदी हटाने के अलावा रेवेन्यू बढ़ाने के दूसरे रास्ते क्या हैं? जिस तरह से हम शराबबंदी को महिलाओं को लेकर जोड़कर देखते हैं कि महिला से जुड़े अपराध जो हैं वो बिहार में जिस तरह से हम मतलब आम अगर हम देखें आसपास में तो कहते हैं कि उसमें काफ़ी मतलब नहीं हुई है, ऐसे मामले सामने ज़्यादातर नहीं आए हैं। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो महिला से जुड़े अपराध हैं वो लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये जो सिफारिश है वो खत्म होनी चाहिए या क्या इस पर टेक हो सकता है? देखिए, एनसीएईआर का ये सुझाव है। एक रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है कि जिस मकसद से बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, क्या सरकार उस मकसद में कामयाब है? और मकसद क्या था? सामाजिक लक्ष्य हासिल करना, मतलब महिलाओं के ही मांग पर नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी की थी। तो क्या शराब बंद है बिहार में? शराब की उपलब्धता नहीं है? और अगर है तो फिर तो एक तरह से मैं मानूंगा कि राजस्व की भी आपकी हानि है। और दूसरी तरफ जो एक्साइज ड्यूटी लगा करके, चूंकि बिहार में रेवेन्यू के बड़े लिमिटेड सोर्स हैं, जीएसटी में जाने के बाद बिहार तो पूरी तरह से केंद्रीय हिस्सेदारी पर निर्भर कर गई है। 3,47,000 करोड़ का बजट है बिहार का। अपनी आमदनी तो इनका मात्र 60,000 है। और बाकी ये डीजल पेट्रोल जो जीएसटी से थोड़ा मुक्त है, इस पर ये वैट लगाते हैं जिससे इनका आता है। तो राजस्व का एक बड़ा स्रोत है शराब। लेकिन शराब आप रोक भी नहीं पा रहे हैं और रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। तो इसको लेकर के ये जो एक रिपोर्ट आई है, मैं भी उस रिपोर्ट को पढ़ा था, एनसीएईआर की रिपोर्ट को। उसने एक सुझाव दिया है। रिपोर्ट तो पेश किया ही है कि क्यों ना गुजरात मॉडल है, जहां पर कई शहरों को ऐसा बनाया गया है कि अगर वहां पर वो व्यवसायिक केंद्र हैं तो वहां लाइसेंस सिस्टम पर शराब दी जा सकती है। तो क्यों न गुजरात के तर्ज पर बिहार में भी उस तरह से शराब दी जाए, जो एक लाइसेंसिंग की व्यवस्था हो, आपका निवेश भी रहे। जो कहते हैं कि मीट बहुत नहीं आपके इन्वेस्टर कर पाते हैं इस वजह से कि बिहार में शराब बंद है, इसकी भी संभावना खुलेगी। लेकिन चूंकि ये नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार साहस नहीं जुटा पा रही है।
कि अगर हम जैसे ही शराब शुरू करते हैं, हम्म। ऐसा न कि फिर जेडीयू को एक बहाना मिल जाए। अभी तो हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे ही कि हम्म। वो तिरंगा यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू के नहीं थी। तो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है, हम्म। सम्राट चौधरी जितनी बात वो कर लें, लेकिन अशोक चौधरी तो कह ही रहे हैं कि सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर के हम बिल्कुल अपने स्टैंड पर हैं। हम्म। तो शराबबंदी को लेकर के सवाल बीच बीच में भी उठते रहे। जब भी शराब से मौतें हुई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं बोलते रहा हूँ। हम्म। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में तो शराबबंदी नहीं है, लीकर बैन नहीं है, और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब कंज्यूम करते हैं। हम्म। आखिर ये शराब जब बनती नहीं है, बिकती नहीं है, तो इतनी शराबें परोसी कहाँ से जाता है, इतने शराब लोग कंज्यूम कहाँ से कर लेते हैं। तो इतना परसेंट लोग, 17-18% का एक आंकड़ा मैं देख रहा था, वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, कि इतने लोग बिहार में शराब पीते हैं। इसको लेकर के उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि क्यों न एक कोटा सिस्टम के आधार पर, गुजरात मॉडल के आधार पर एक लाइसेंस कुछ जगहों पर दे करके, जैसे गुजरात में भी कुछ सिटी बनाई गई है जहां पर आप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी। और जीताराम मांझी जी का नाम लिया तो वो तो खैर शुरू से ही इसके पक्ष में, वो अपने अलग अलग तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग तो बच जाते हैं, क्योंकि हम्म। शराबबंदी कानून में 2016 से 26 के बीच में बहुत सारे डाइल्यूशन, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब कहा गया कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो बस इतने रुपए का उनको फाइन दे देना है और वो छूट जाएंगे। अगर वो फाइन देने में सक्षम है तो वो छूट जाएंगे। लेकिन जीतनराम मांझी का तर्क होता है कि क्या गरीब को जो लोग पकड़ लेते हैं हम्म। वो भी छूट जाते हैं? वो तो जेल में चले जाते हैं, उनका परिवार उतने दिनों तक जो उनके मेहनताने पर निर्भर करती है, वो परिवार तो बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। तो क्यों न इसको एक इस तरह का फ्रेमवर्क में लाया जाए जिससे कि बिहार में रेवेन्यू का भी लॉस ना हो और कोई ऐसी बात भी नहीं हो कि, लेकिन अब इसमें जो सवाल है कि क्या महिलाएं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होगी, क्या महिला वोट पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसके फैसले वोट के इर्द गिर्द होते हैं। अभी एक हुआ ना कि राजनाथ सिंह जी कहे थे ना कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं, और जब जेनजी का आंदोलन हुआ और 7 राज्यों में 6-7 महीने में चुनाव है, तो उनकी सरकार में भी इस्तीफे हो गए कि नहीं हो गए? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो वैसे ही अगर बिहार में महिला वोट के हिसाब से अगर ये देखेंगे, तो आज भी बिहार की महिलाओं से पूछेंगे तो बिहार की महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। और इसके लिए 2-3 सर्वे किए गए, ऐसा नहीं है कि वो सर्वे नहीं किए गए हैं। 23 में भी एक सर्वे किया गया था, 19 में सर्वे किया गया था, फिर एक सर्वे किया गया, और सर्वे में उनसे पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार से शराबबंदी हटा दी जाए? तो मैक्सिमम लोगों का मत था कि नहीं, शराबबंदी नहीं हटेगी। अब देखते हैं, सरकार एक जो बड़ा वर्ग है महिलाओं का, आधी आबादी जिसको हम लोग कहते हैं, उनके वोट बैंक की चिंता करती है और वो करके हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अपने अलायंस पार्टनर का, नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे ही सम्राट चौधरी जी हटाएंगे एक सवाल उठेगा। और एक कार्यक्रम में मैं था, सम्राट चौधरी जी भी थे, उनसे सीधे सवाल पूछा गया कि भाई शराब कब हटेगी आपने? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हम तो शराब हटाने के पक्ष में नहीं है। ये चूंकि आपसी संवाद में उन्होंने स्पष्टता कहा। तो जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी नहीं हटेगी, अब देखते हैं NCAR की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिया है, जो सुझाव दिया है, सरकार क्या उस पर कोई निर्णय लेने के लिए तैयार है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का तो मामला है। आज ही विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने सवाल उठाया है कि पूर्व विधायकों को, मंत्रियों को, या जो और भी विधायक हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार के खजाने खाली हैं। तो सरकार के खजाने भरने के लिए कोई ना कोई तो आपको रेवेन्यू के सोर्स जनरेट करने होंगे, और शराब बिक भी रही है। अवैध शराब का एक बड़ा कारोबार बिहार में पनप रहा है। तो वो जो अवैध शराब का कारोबार बिहार में पनप रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है।
तो क्यों ना उसको थोड़ा सा एक लाइसेंसिंग व्यवस्था करके गुजरात मॉडल पर किया जाए। एक एक ये भी चीजें हैं। दूसरी तरफ वो महिला वोट बैंक, सामाजिक ताना बाना, एलायंस का एक अपना, ये चूंकि ये राजनीतिक फैसला नहीं है, सामाजिक फैसला। नीतीश कुमार जी ने जब निर्णय लिया तो ये राजनीति के फैसले नहीं थे, ये सामाजिक फैसला था, जिसमें महिलाओं की बात पर कि हमारे राजस्व का जितना भी नुकसान हो जाए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो इनकी रिपोर्ट आई है एनसीआईआर की, देखते हैं क्या वो रिपोर्ट जो है उसमें जो राजस्व के नुकसान की बात की है, अवैध कारोबार की बात किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शराबबंदी को हटा करके नियंत्रित बिक्री और जिस एक्साइज टैक्स के बारे में आप कह रही हैं कि एक्साइज टैक्स के जरिए अगर विकास के लिए संसाधन जुटाया जाए तो क्या बुरा है, इससे तो बिहार की प्रगति होगी, बेहतरी होगी। सरकार अभी सुझाव को मानती है, नहीं मानती है, या अपने वोट बैंक जो महिला वोट बैंक है उनके प्रति कमिटेड है तो है, रहेंगी, अपने गठबंधन के प्रति कमिटेड है तो रहेगी। देखना होगा कि सरकार इनके सुझाव को मानती है या नहीं मानती। बिल्कुल सर, बिहार की हायर एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार करीब 50 साल पुराने यूनिवर्सिटी कानून की जगह बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 लाने की तैयारी में है और प्रस्तावित कानून में यूजी कॉलेजों और शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में सरकार का रोल जो है वो बढ़ सकता है, जबकि गवर्नर की भूमिका जो है वो पीजी और रिसर्च तक सीमित करने की बात कही गई है। इसी को लेकर टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं वो नाराज़ हैं। 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों के 12,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी कल सामूहिक अवकाश पर थे। उनका आरोप है कि नए कानून से यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है वो कम होगी और सरकारी दखल जो है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए कानून से यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी वाकई ख़त्म हो जाएगी? क्या प्रोफेसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सरकार तय करेगी और गवर्नर की भूमिका सीमित करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? ये गवर्नर की भूमिका आप सीमित कर दें, गवर्नर की भूमिका बढ़ा दें, इससे ज़्यादा जरूरी है कि जो हायर एजुकेशन है बिहार में वो तो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर ही गया है। 2020 की नई शिक्षा नीति अब कॉलेज में लागू हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 481 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। वो सरकार चाहती है कि जो कॉलेजेज हैं जहां डिग्री लेवल तक पढ़ाई होती है हम उनको एक अलग यूनिट में कर दें और उसको सरकार के मातहत कर दें, और जो यूनिवर्सिटी होगा वहां केवल पीजी की पढ़ाई होगी और रिसर्च का वर्क होगा, पीएचडी वगैरह होगा, वहां कर सकते हैं। आप रिफॉर्म करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन 3 पार्ट है इसमें। एक रिफॉर्म है, एक ऑटोनॉमी जिसकी चर्चा आप स्वायत्ता की बात कर रही हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर आप कर रहे हैं कि अगर हम सारे कॉलेज को एक साथ जोड़ लेंगे और एक साथ एक सेशन में परीक्षा होगी, सेमेस्टर वाइज एक ही तरह के सिलेबस होंगे, एक डेट शीट जारी होगा, एक समय परिणाम जारी होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी होने पर अलग अलग परिणाम तो हो ही जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी का सेशन 2 साल लेट चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी का सेशन 3 साल लेट चल रहा है, वो तो होते ही रहता है। तो अगर आप पूरे यूजी को मिला करके एक यूनिट बना देंगे और उसको सरकार के मातहत कर देंगे तो बिल्कुल जो सेशन लेट होने वाली प्रक्रिया है उसमें तो आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। कि एक ही जब सिलेबस होगा, एक ही डेट शीट में परीक्षा होगी, एक डेट शीट में परिणाम होगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है? समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम जरूरी है या समय पर पढ़ाई भी जरूरी है? उसी ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि यूजीसी का जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होते हैं, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट न केवल सरकार करती है बल्कि यूजीसी का भी ग्रांट मिलता है। वो कहते हैं कि अगर कई राज्यों को, तमिलनाडु को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटका को देख लीजिए, वहां तो जो स्वायत्ता है उस स्वायत्ता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर बिहार में आप स्वायत्ता के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? इसलिए कि वो सरकार के नियंत्रण में आ जाए, और सरकार के जब नियंत्रण में आएंगे,
जब वाइस चांसलर की भी नियुक्ति होती है तो उसकी सेलेक्ट कमेटी होती है, उसमें गवर्नर साहब भी अपना नियुक्त करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, सरकार भी नियुक्त करती है। जब वाइस चांसलर को आप अकाउंटेबल बना देंगे तो फिर ये शिक्षक को अपने आप अकाउंटेबल हो जाएंगे। क्यों नहीं वाइस चांसलर को अकाउंटेबल बना रहे हैं? केवल केंद्रित कर देंगे कि सरकार केंद्रित अब कॉलेजेस हो जाएंगे, इससे गुणवत्ता और इससे पढ़ाई और इससे अच्छे परिणाम आने लगेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। शिक्षक तो कॉलेज के शिक्षक को हाई स्कूल के शिक्षक की तरह हाकेंगे तो परिणाम नहीं है। थोड़ी ऑटोनॉमी तो उनको देनी पड़ेगी। और वो टीचर वन वे मेथड से पढ़ाते हैं, उनके अपने तर्क होते हैं, अपने तरीके होते हैं और उनके अपने वातावरण होते हैं जिसमें जाकर के वो पढ़ाते हैं। तो उस ऑटोनॉमी की बात शिक्षक कर रहे हैं कि जो ऑटोनॉमी हमें मिला, ठीक है, आप बैंक में परिवर्तन कर दीजिए, केंद्रीकृत कर दीजिए, क्या दिक्कत है, वो तो करेंगे ही काम। लेकिन उनका कहना है कि ऑटोनॉमी जब नहीं रहेगी, स्वायत्तता नहीं रहेगी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो फिर हम परिणाम नहीं दे पाएंगे। तब तो फिर वो डिग्रियां बट रही है, डिग्रियां बटेगी, सेमेस्टर वाइज फॉर्म फिलअप होगा, परीक्षा देंगे बच्चे, रिजल्ट आएंगे, वो कई बात करते हैं। तो वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सरकार जो है वो करेगी नहीं। हम एक शिक्षक के तौर पर, सामान्य सरकारी शिक्षक के तौर पर आपको ट्रीट करेंगे जो कॉलेज में आप हैं। तो राज्यपाल की भूमिका सीमित कर दे, उनकी भूमिका बढ़ा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जो इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज हैं, जहां पर आपको लगता है कि इनकी वजह से ये गड़बड़ी होती है, प्रिंसिपल को अकाउंटेबल बनाइए ना, शिक्षक को तो कम से कम पढ़ाने दीजिए। सिलेबस सारे बिहार के सिलेबस एक हो जाए यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, क्या इससे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर आप सिलेबस को एक कर भी देते हैं और टीचर आप सब्जेक्ट वाइज नहीं दे पाते हैं, तब फिर तो वही होगा। तो सरकार जो सोच रही है उसके सोच से भी मैं बहुत असहमत नहीं हूँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम डिग्री लेवल के सारे कॉलेजेस को केंद्रीकृत कर दें, हायर एजुकेशन के अंडर कर दें, सरकार उसको नियंत्रित करे और यूनिवर्सिटी का काम केवल रिसर्च वर्क हो और पीजी हो। भाई भैया, कोई ग्रेजुएशन करेगा तब तो कोई पीजी करेगा। आज ट्रेडिशनल कोर्सेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब तो जा रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज में। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपने पहले ही आर्यभट्ट के नाम से अलग कर दिया है बिहार में, उसको आपने चीफ मिनिस्टर के अधीन दे ही दिया है। तो जो जनरल कोर्सेज हैं उसको भी आप सरकार के जिम्मे कर देंगे, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज में जब तक ग्रेजुएशन लेवल पर ठीक से पढ़ाई नहीं होगी, फिर पीजी में कौन बच्चे जाएंगे? सीटें तो खाली रह जाती हैं। और रिसर्च का तो छोड़ ही दीजिए, वो रिसर्च जो बात है पीएचडी पर कभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे। वो साइंस स्ट्रीम के लड़के हों या आर्ट्स स्ट्रीम के हों लड़के लड़कियां, उनका थेसिस कौन लिखता है और कितना वो लाइब्रेरी अटेंड करते हैं और कितना वो लैब अटेंड करते हैं, वो तो सबको पता है। तो खैर, सरकार को ये भी सोचना होगा कि क्या इससे हम रिजल्ट ले लेंगे। शिक्षक अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जो ऑटोनॉमी हमें मिली हुई है, यूजीसी अगर हमें ग्रांट देती है, फिर सरकार हमें क्यों नियंत्रित करना चाहती है? और जैसे ही यूनिवर्सिटी से उनको अलग करेंगे, उनकी ऑटोनॉमी स्वतः खत्म हो जाएगी। वो यूनिवर्सिटी के साथ रहना चाहते हैं। आज हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कल हम यूनिवर्सिटी के टीचर भी बनेंगे। जब उनको आप हटा दीजिएगा, फिर वो यूनिवर्सिटी का एक अलग पार्ट ही हो जाएगा, कॉलेज के अलग पार्ट हो जाएंगे। सरकार कह रही कि नहीं, हम जो जितने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उनको सबको हम एक तरह से रखेंगे ताकि हमारा एकेडमिक सेशन ठीक हो, हम समय पर रिजल्ट दे सके। होता है सेशन तो काफी लेट होता है और उसकी वजह से कई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाते, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद अब उनका सेशन ही इतना लेट होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिणाम उनके पास आ जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास होती नहीं। वो परिणाम आने के बाद भी चुक जाते हैं। सरकार की मंशा भी कोई बुरा नहीं है, सरकार के मंशा से मैं डिफर नहीं करता। बस एक चीज की, शिक्षकों की ऑटोनॉमी अगर नहीं बरकरार रखेंगे तो फिर उस शिक्षक से बेहतर परिणाम की अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए, क्योंकि शिक्षक मूड से पढ़ाता है। अगर वो मूड में नहीं होगा, कोई बातचीत थोड़े करनी है, कोई पॉलिटिकल गॉसिप थोड़े करना है,
कोई उनको डिबेट में थोड़े पार्टिसिपेट करना है कि चलो थोड़ा पक्ष में कुछ लॉजिक बोल देंगे, विपक्ष में। अगर वो बच्चे को वन वे मेथड से वो ठीक से वो पढ़ा रहे हैं ताकि ये बच्चे ठीक से समझें, थोड़ी उनको स्वायत्ता तो देनी चाहिए। और इसी की बात वो कर रहे हैं। शिक्षक संघ भी इस बात को कह रहे हैं कि क्यों हमको आप यूनिवर्सिटी से अलग कर रहे हैं, या जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उनसे हमको क्यों आंक रहे हैं। कॉलेज में भी जो टीचर अपॉइंट होते हैं उनकी मेधा भी ठीक ठाक होती है, वो भी तो पोस्ट ग्रेजुएट होते ही हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, थ्रू आउट वो फर्स्ट क्लास होते ही हैं, पीएचडी होते ही हैं, उनके रिसर्च पेपर 2 4 5 10 पब्लिश होते ही हैं। यूनिवर्सिटी में भी आप अपॉइंट करते हैं टीचर तो उनका भी वही क्राइटेरिया है। लेकिन जब आप बांट देंगे तो बाइफरकेट हो जाएगा, ये कॉलेज के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, और उनकी ऑटोनॉमी भी नहीं रह जाएगी, वो सरकार के मातहत हो जाएंगे। इसी को लेकर के शिक्षकों ने, कॉलेज शिक्षकों ने, जिस 12,000 की बात आपने की, वो शिक्षक कर्मचारी सब उसमें आ जाते हैं, उन्होंने कल विरोध किया है। देखते हैं सरकार उनकी ऑटोनॉमी को लेकर के क्या निर्णय लेती है। अकाउंटेबल उनको आप बनाइए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको एक बनाइए कि आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं, रिफॉर्म आप कीजिए। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि मेरी ऑटोनॉमी को रहने दीजिए, ऑटोनॉमी पर कोई छेड़छाड़ कीजिएगा तो फिर हम वो परिणाम नहीं दे पाएंगे। और आपके पास वाइस चांसलर नियुक्त करने के अधिकार हैं, आप सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से अच्छे वाइस चांसलर नियुक्त कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार फिर हो जाएंगे सरकार के पास, और जब सरकार के पास हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कुछ निर्णय नहीं ले पाएगी। इन सारी चीजों को लेकर के शिक्षकों के अपने सवाल हैं, सरकार अपने तरीके से सोच रही है, देखते हैं इसका कैसे निराकरण होता है। बिल्कुल सर, हाँ, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया तिरंगा यात्रा को लेकर, बिहार में जिस तरह से सियासत तेज हो गई है, 10 अगस्त को पटना में सरकार की तरफ से एक यात्रा निकाली गई, उसका लीडरशिप जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया, लेकिन डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव इसमें नजर नहीं आए। सफाई में एक के पटना से बाहर होने और दूसरे के स्वास्थ्य कारण बताए गए। खास बात इस यात्रा की ये रही कि इस बार जो यात्रा है वो बीजेपी का जो है वो प्राइवेट प्रोग्राम नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यक्रम था, जिसके लिए कैबिनेट ने करीब 6.12 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जेडीयू नेताओं की गैर मौजूदगी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन और गठबंधन की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से सरकारी तिरंगा यात्रा से जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम दूर रहे, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर ये दूर रहे। क्या तिरंगा यात्रा में एनडीए की अंदरूनी खींचतान जो है वो उजागर कर दी है? क्यों आखिर इस तरह का दृश्य जो है वो हमें देखने को मिला? बिल्कुल आपने सही कही कि ये कला संस्कृति विभाग का सरकारी कार्यक्रम था, और कैबिनेट में जो कई 17 फैसले हुए थे पिछले बुधवार को, उसमें एक फैसला ये भी था कि तिरंगा यात्रा के लिए कितनी राशि निर्गत की जाएगी। फिर भी अगर ये दूर रहे तो एक सवाल तो है। हालांकि अशोक चौधरी के बारे में मैंने कहा ना कि उन्होंने बयान दिया है कि सेकुलर कैरेक्टर की बात, सेकुलर क्रेडेंशियल की बात उन्होंने कही है। तिरंगा यात्रा में कौन सा सेकुलर क्रेडेंशियल प्रभावित होगा भाई? तिरंगा यात्रा तो वो तो 9 अगस्त की क्रांति तो पूरा देश जानता है, और बिहार तो आज भी उसका जीवंत प्रतिमूर्ति है। आज भी अगर आप जाएंगे तो सचिवालय के ठीक सामने वो जो शहीद हैं, जो गोली जिनको मारी गई थी, उनकी मूर्ति बनी हुई है, 7 लोगों की मूर्ति बनी हुई है। और वो तो बिहार को गर्व करता है इस तिरंगा यात्रा पर या उस अगस्त क्रांति पर, क्योंकि अगस्त क्रांति के दिन ही अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी और ये लोग शहीद हो गए थे, जिनकी मूर्ति बनी हुई है। वहां से तो लोग ऊर्जा लेकर के निकलते हैं कि हर कालखंड में हमारे जो अतीत के या पीढ़ियां रही हैं वो त्याग, तपस्या, बलिदान के ये रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना कि गठबंधन के बीच में कोई ऐसी इतनी बड़ी दरार है, उनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं शामिल हुए, ये थोड़ी जल्दीबाजी हुई। हाँ, एक सवाल तो है कि अगर प्रोग्राम पहले से तय होगा, कैबिनेट के फैसले आ रहे थे, कला संस्कृति विभाग का सरकारी कार्यक्रम था, ठीक है, एक बाहर थे, एक शामिल हो जाते या और लोग शामिल हो जाते, तो 3 संभावनाओं की बात की जा रही है
कि वो व्यक्तिगत कार्यक्रम की बात तो आप कह ही रही हैं कि हो सकता है कि कहेंगे कि व्यक्तिगत कार्यक्रमों से बाहर थे। एक थोड़ा पोजिशनिंग की भी बात होती है कभी कभी। पार्टियां जो गठबंधन में होती है वो अपनी पोजिशनिंग करती है, अच्छा ठीक है ये आपका कार्यक्रम है, इसका पूरा क्रेडिट पूरा श्रेय भाजपा लेगी, हम क्यों जाएं। तो पोजिशनिंग हो सकती है और इसमें एक संयोग भी हो सकता है, इसको इतनी गंभीरता से लोग नहीं लिए होंगे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है, वो कार्यक्रम तो चल ही रहा है। अब देखना होगा कि ये जो दोनों प्रमुख चेहरे हैं जेडीयू के, जो डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी भी माने जाते हैं कि वो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। विजेंद्र बाबू उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ठीक है वो तिरंगा यात्रा में दूरी कुछ जाते नहीं जाते, शरीक ही हो जाते, प्रतीकात्मक ही एक संदेश तो चला ही जाता कि नहीं भाई वो भी शामिल हो गए। तो एक सवाल है, एक राजनीतिक संकेत तो है कि जेडीयू अपने को बीजेपी के हर कार्यक्रम में शामिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहती है, थोड़ा स्पेस बना के रखना चाहती है। अब उस स्पेस का कितना लाभ जेडीयू को भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में तो सवाल आ ही जाते हैं ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश, बांकीपुर के इलेक्शन में उसको बुलाया गया, अनंत सिंह जैसे लोग भी ठीक है उनके अपने ही अंदाज हैं, लेकिन वो बोले कि नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट किया और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए, इस बात की नाराजगी थी। माने बांकीपुर के हार के कई कारणों में कारण ये भी गिनाया गया। क्या जेडीयू इस बात को लेकर के थोड़ा सतर्क हो गई है कि भाजपा के हर कार्यक्रम में शामिल होकर के या एजेंडा वो तय करेंगे और हम शामिल उसमें हों, ये कोई जरूरी नहीं है। इसको लेकर के भी हो सकता है कि एक दूरी बन सकती है, देखते हैं। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं कि ये जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा निर्णय है जिसकी वजह से तालमेल को लेकर के कोई सवाल उठाया जाए। इन लोगों के बीच में एकदम बिल्कुल तालमेल अब अच्छा नहीं है और इसीलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब विपक्ष तो सवाल उठाएगी कि सरकारी कार्यक्रम में जेडीयू के लोग क्यों नहीं शामिल हुए, और सरकारी कार्यक्रम में सरकारी मंत्री डिप्टी सीएम वो भी तो भाई सरकार ही है ना, तो सरकार का एक पार्ट शामिल होता है एक पार्ट शामिल नहीं होता, ऐसा क्या है। लेकिन पोजीशनिंग तो चल रही है और पोजीशनिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या जेडीयू ने कोई ऐसे जानबूझ करके ऐसा किया, निर्णय लिया कि नहीं हमारे दोनों डिप्टी सीएम में कोई शामिल नहीं होंगे, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। मुझे कोई राजनीतिक मंशा अभी दिखाई नहीं पड़ती है, पोजीशनिंग तक दिखाई पड़ती है। और उस पोजीशनिंग को मैंने वो उस अशोक चौधरी के उस बयान से सेकुलर क्रेडेंशियल, सेकुलर कैरेक्टर को लेकर के जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तिरंगा यात्रा में कुछ जिस तरह से बीजेपी के लोग निकले हैं, ये क्रेडिट कहीं उनको न पूरा मिल जाए, जेडीयू को माना जाए कि अब तो जेडीयू के साथ केवल चलने वाली साझेदार रह गई है। ये सब भी चीजें हो सकती हैं, अभी तो बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हुई, बस व्यक्तिगत कारण बता करके लोग हट गए। देखते हैं आगे के कार्यक्रमों में क्या उस तरह की भागीदारी जेडीयू की अगर रहेगी या नहीं रहेगी, इसके आधार पर विमर्श में हम लोग और बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये शराबबंदी का कानून हुआ या एनडीए में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि खींचतान की स्थिति वाकई में है या नहीं, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी इस चर्चा पर क्या राय है, इस बातचीत पर जो भी आपका कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।